इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर अतुल कुमार राय और हम लोग बीपीयूटी के मैथमेटिक्स 1 का जो पेपर है वो कर रहे थे, जो कि 2019-2020 में आया हुआ था। और दिस इज फॉर ऑल ब्रांच, ये सभी ब्रांचेस के लिए ये पेपर था। इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 1 थे, मतलब पार्ट 1, जो कि 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, वो सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए है लास्ट 3 वीडियोज में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को शुरुआत करेंगे। और पार्ट 2 में आपके पास 12 क्वेश्चन दिए होते हैं, जिसमें से 8 क्वेश्चन आपको करने रहते हैं। और 8 क्वेश्चन जो है वो ऑल ईच ऑफ 6 मार्क्स, वो सारे 8 क्वेश्चन जो हैं वो 6 मार्क्स के होते हैं। सो चलो फिर शुरुआत करते हैं। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, शो दैट द 8 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व and its asymptotes lie on a circle whose center is at origin। इसके सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि ये एक कर्व है, इस कर्व और इस कर्व के एसिम्टोट्स जो हैं वो आपस में जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो टोटल 8 पॉइंट्स बता रहे हैं। वो सारे के सारे 8 पॉइंट्स लाई करेंगे कहाँ पे? एक सर्कल पे, जिसका सेंटर कहाँ होगा? ओरिजिन पे। तो मुझे ये प्रूव करना है। एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि इसमें करना क्या होता है। आप देखो यहाँ पर ये कर्व दिया है, बट दी एसिम्टोट्स आप देख रहे हो, ये इसी कर्व के एसिम्टोट हैं। एसिम्टोट जो हैं ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस कर्व को इन पॉइंट्स पे, और आप देख सर्कल पे लाई कर रहे हैं, और इसी चीज को मुझे यहाँ पे प्रूव करना है। तो इसको करेंगे कैसे? तो इसको एसिम्टोट आपके पास पता ही है, दो तरह के एसिम्टोट होते हैं, एक रेक्टेंगुलर एसिम्टोट और एक ऑब्लिक एसिम्टोट। तो पहले रेक्टेंगुलर एसिम्टोट देख लेते हैं। हाँ जी, तो मैंने क्या किया है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो अपने पास आ गया एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आई होप ये चीज तो आपको क्लियर होगी। अब रेक्टेंगुलर एसिम्टोट के लिए हम करते क्या है? रेक्टेंगुलर एसिम्टोट के लिए हम दो तरह के रेक्टेंगुलर एसिम्टोट है, या रेक्टेंगुलर एसिम्टोट जो होगा या तो पैरेलल टू दी वाई एक्सिस होगा या पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस होगा। जो पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस होता है तो वो कर्व से कैसे निकाला जाता है? अगर वाई एक्सिस के पैरेलल निकालना है मुझे, तो वाई की जो हाईएस्ट डिग्री होगी, तो यहाँ पर वाई की हाईएस्ट डिग्री कौन सी है? ये वाई क्यूब। इसका जो कोएफिशिएंट होगा उसको मैं इक्वेट कर दूंगा 0। तो जैसे उसका कॉफिशिएंट क्या है? एक्स, तो एक्स को इक्वेट किया मैंने 0, तो हमारा ये एक एसिम्टोट मिल गया। अगर ऐसे भी नहीं समझ आ रहा तो आप ऐसे कर सकते हो कि वाई क्यूब इज इक्वल टू एवरीथिंग यू टेक इन द राइट हैंड साइड, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस इट विल बी वाई एक्स क्यूब अप होल अपॉन क्या आ जाएगा बताओ? माइनस एक्स, है ना। तो यहां पर ए स्क्वायर अपॉन एक्स ऐसा टर्म बचेगा, जिसमें एक्स टेंड्स टू अगर मैं 0 करूं तो वाई टेंड्स टू क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो यही कंसेप्ट होता है किसका? एसिम्टोट का। तो एक्स इक्वल टू 0 वो पॉइंट है, या कह लो एक्स इक्वल टू 0 वो लाइन है जिसपे वाई जो है वो टेंड कर रहा है इनफाइनाइट पे। तो एक्स इक्वल टू 0 को क्या कहते हैं हम? एसिम्टोट। इसी को ही एसिम्टोट कहा जाता है। ये मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में भी इसका क्वेश्चन जो है किया हुआ है क्वेश्चन। तो उसी तरह पैरेलल टू अगर एक्स एक्सिस निकालना, तो सिंपल सी बात है, एक्स की जो हाईएस्ट डिग्री है, एक्स की हाईएस्ट डिग्री कौन सी है इसमें? एक्स की हाईएस्ट डिग्री है एक्स क्यूब। सो एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है? वाई। उसको इक्वेट कर देंगे 0, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा? एसिम्टोट पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। तो हमारे पास दो एसिम्टोट निकल गया है, एक एसिम्टोट 1 एंड दिस वन इज एसिम्टोट 2। सपोज A1 और A2 निकल गया। ये तो एसिम्टोट निकले हैं रेक्टेंगुलर एसिम्टोट। दीज एसिम्टोट्स आर रेक्टेंगुलर एसिम्टोट। अब आ जाते हैं हम ऑब्लिक एसिम्टोट पे, क्योंकि क्वेश्चन ने मुझे बोला है कि एक कर्व है और कर्व इस कर्व के एसिम्टोट निकालने हैं। तो पहले तो हम एसिम्टोट निकालेंगे, फिर उसके बाद इन दोनों कर्व और एसिम्टोट के बीच में जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको निकालेंगे, और फिर चेक करेंगे कि क्या वो पॉइंट्स जो निकले हैं, 8 पॉइंट्स निकलेंगे, वो 8 पॉइंट्स क्या सर्कल पे लाई कर रहे हैं, ऐसे चेक करना है हमने। अब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये मैंने ऑब्लिक एसिम्टोट ले लिया है। अब इसमें दो वैल्यू निकालनी पड़ेगी मुझे, m की और c की। तो आपको पता ही है m और c की वैल्यू किस तरीके से निकालना है।
मैं फाई 1, फाई 2, फाई 3, फाई 4 ले लेता हूँ इसमें से। इसमें फाई 1 क्या होता है, फर्स्ट डिग्री के जितने टर्म है वो इसके अंदर आ जाएंगे, जो कि कोई भी इस इक्वेशन में आपको नहीं दिख रही है। फाई 2 मतलब सेकंड डिग्री की जितनी इक्वेशन है उसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर सेकंड डिग्री के 2 टर्म्स हैं, उनको मैंने यहाँ लिख लिया है। थर्ड डिग्री का यहाँ कोई भी इक्वेशन टर्म नहीं है, तो थर्ड डिग्री यहाँ पर 0 हो गई है। फोर्थ डिग्री के लिए 3 + 1 4 हो गया ना। 3 + 1 फोर्थ डिग्री का एक टर्म ये है, और 1 + 3 फोर्थ डिग्री का एक टर्म ये है। तो इसको हमने एक साथ ले लिया, तो इसको 5 4 में आ जाएगा। अब मुझे जब वैल्यू ऑफ m निकालना होता है तो मैं किस तरीके से वैल्यू ऑफ m निकालूंगा, तो उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना होता है। जो हमारा सबसे हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म्स है, मतलब 5 4 है फिलहाल यहाँ पे, उसमें x की जगह मैं 1 सब्सटीट्यूट करूंगा, y की जगह m सब्सटीट्यूट करूंगा, तो हमारे पास 5 4 m इस तरह का टर्म बनेगा। तो आप खुद देखो, x की जगह 1 सब्सटीट्यूट करूंगा तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 1, और ये हो जाएगा आपके पास m। ये बन जाएगा m माइनस ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा m, तो m माइनस m क्यूब। तो आपके पास 5 4 ये बन गया m, बन गया m माइनस m क्यूब, इक्वल टू क्या करना होता है इसको 0। तो इससे m की वैल्यूज निकल गई। तो कितनी वैल्यू निकली है हमारे पास m की? 3 वैल्यूज, 0 -1 एंड 1। एसिम्पटोट में m की जो वैल्यूज थी वो तो निकल गई, m इक्वल टू 0 1 और -1। अब वैल्यू c की, तो c की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? c की वैल्यू निकालने के पहले m की वैल्यू देखनी पड़ेगी, m की वैल्यूज का नेचर कैसा है। तो यहाँ पर देखो सारी वैल्यूज डिस्टिंक्ट है। सारी वैल्यू डिस्टिंक्ट है, तो डिस्टिंक्ट वैल्यूज के लिए जो c की वैल्यू होती है c मल्टीप्लाई बाय 5-4m माइनस 3m इक्वल टू 0। इसका मतलब है जो हाईएस्ट डिग्री है उसका डेरिवेटिव करना है हाईएस्ट डिग्री टर्म के। इसका y इक्वल टू mx प्लस c था, जिसमें से m की वैल्यू हमारे पास 0 1 और -1 निकल चुकी थी। कैसे? जब हमने इसको इक्वल टू 0 पुट किया था तो हमारे पास वैल्यू आ गई थी m की 0 1 -1। अब c की वैल्यू निकालने के लिए, जो कि m की वैल्यू जो है डिस्टिंक्ट है, तो हमें जो इसका c की वैल्यू निकलेगी वो कैसे निकलेगी? c मल्टीप्लाई बाय साई 4 डैश ऑफ m। साई 4 डैश ऑफ m क्या होगा? ये रहा साई 4 ऑफ m। इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू m, तो आपके पास आ जाएगा 1 - 3m स्क्वायर। ये हो गया अपने पास 1 - 3m स्क्वायर माइनस साई 3 ऑफ m। साई 3 ऑफ m तो डायरेक्टली 0 है, इट इज 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो इस इक्वेशन की वैल्यू निकल रही है वो निकल रही है अपने पास c1 - 3m स्क्वायर इक्वल टू 0। अब नाउ m इक्वल टू 0 अगर मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो m इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करता हूँ तो यहाँ पर आएगा c - 0 दैट इज c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर c इक्वल टू 0 आ रहा है। m इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करूंगा तब ये आ जाएगा -2c, वो उसमें इक्वल टू 0, उसमें भी c इक्वल टू 0 आ रहा है। और अगर m इक्वल टू मैं -1 सब्सटीट्यूट करता हूँ तब भी c की वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब ये है कि किसी भी केस में c की वैल्यू हमेशा ही क्या आ रही है अपने पास? 0। तो m की वैल्यू 0 1 -1 आएगी, और c की वैल्यू अपने पास क्या आएगी? 0। तो हमने जो एसिम्पटोट कंसीडर किया था वो ये किया था y इक्वल टू mx प्लस c। m की वैल्यू मैंने 0 पुट की, c की वैल्यू तो हर में ही 0 है, m की वैल्यू 0 पुट की तो y इक्वल टू 0। जो m इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ पर m इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? x। c तो 0 ही है तो y इक्वल टू x हो गया, और m इक्वल टू -1 डालेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? -x, और c 0 है। तो ये x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू -x, ये 4 एसिम्पटोट हमारे पास अभी निकले हैं। अब नाउ यू सी, अब हम इंटरसेक्शन पॉइंट देखेंगे कर्व के साथ, क्योंकि एसिम्पटोट तो हमारे पास निकल चुका है, कर्व हमारे पास है। अब इन दोनों एसिम्पटोट और कर्व के बीच में जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको चूज करना है, देखना है। तो एसिम्पटोट x इक्वल टू 0 था, x इक्वल टू 0 को यहाँ सब्सटीट्यूट किया तो y इक्वल टू क्या आएगा? +-a। ओके, देन y इक्वल टू 0 एसिम्पटोट था, उसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू क्या, सॉरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, x की वैल्यू भी आ गई +-a। अब y इक्वल टू x रखूंगा, y इक्वल टू x एसिम्पटोट है, y इक्वल टू x रखेंगे तो ये तो टर्म 0 हो जाएगी, और यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, और उससे x की वैल्यू क्या आ रही है? +-a/√2। उसी तरह y इक्वल टू -x रखूंगा तो अपने पास
2y² इज इक्वल टू a स्क्वायर, जिससे कि y की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस a अपॉन स्क्वायर रूट 2। तो ये 8 डिफरेंट पॉइंट्स निकले हैं अपने पास, जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट है इन एसिम्पटोट्स का कर्व के साथ। तो यही 8 पॉइंट्स के बारे में वो पहले डिस्कस कर रहे थे। तो 8 पॉइंट्स मिल गई हैं इस कर्व और एसिम्पटोट के बीच में इंटरसेक्शन का। नाउ आई वुड लाइक टू चेक कि ये 8 पॉइंट्स जो निकले हैं हमारे पास, x इक्वल टू 0 से हमारे पास y इक्वल टू प्लस माइनस a निकला था, y इक्वल टू 0 से प्लस माइनस a निकला था, x इक्वल टू, एंड इससे a और इससे a निकला था। अब मुझे चेक करना है कि ये जो 8 पॉइंट्स निकले हैं, ये 8 पॉइंट्स क्या पे लाई कर रहे हैं जिसका सेंटर ओरिजिन है। तो लेट्स चेक आउट। सो अगर आप इसको इस इक्वेशन को होल स्क्वायर कर दो दोनों साइड, इसको होल स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, और इसको भी होल स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, बोथ साइड। सो आपके पास ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2, और ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2। अब इन दोनों को कर देंगे हम ऐड, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा बताओ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जो कि एक सर्कल है जिसका सेंटर कहाँ है भाई, सेंटर इज एट ऑरिजिन, बिकॉज x माइनस 0 होल स्क्वायर वाई माइनस 0 होल स्क्वायर, इस तरीके से आप लिख सकते हो इसको। तो इसका सेंटर कहाँ है, 0 ऑरिजिन पे। अच्छा, अब इसको देख लो, इसको भी सेम उसी तरीके से करते हैं हम। इसको अगर हम करना चाहें, ये बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। इसमें भी बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दोनों को सम कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा। अब आप बताओ यहाँ पे ध्यान से देख के कि ये जो इक्वेशन है, एक सर्कल की इक्वेशन है, और इसका सेंटर कहाँ है, इसका भी सेंटर अपने पास क्या है, इसका भी सेंटर अपने पास क्या है, ओरिजिन। तो यही चीज मुझे प्रूव करना था, सेंटर यहाँ पर भी आपके पास ओरिजिन है, सेंटर यहाँ पर भी आपके पास ओरिजिन ही है। तो इसका मतलब यही चीज हमें प्रूव करनी थी इस क्वेश्चन में। इसी चीज को मैंने स्टार्टिंग में फिगर में ये सारी चीजें आपको समझाई थी। ओके, सो दीज आर द इंटरसेक्शन पॉइंट्स, और ये सारे पॉइंट्स जो है वो लाई कर रहे हैं कहाँ पे, एक सर्कल पे जिसका सेंटर कहाँ है, ओरिजिन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास जो है दैट इज बेस्ड ऑन लेजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इन जनरल आपको कैसे लिखते हो आप, ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर वाई डबल फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, ये जो टर्म है ना ए एक्स प्लस बी, जो कि कोएफिशिएंट किसका है, वाई डैश का, इसको ई रेस टू द पावर जेड ले लेते हैं। तो हमारे पास जो डी वाई बाई डी एक्स, ए एक्स प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम लिखते हैं ए डी डैश, वेयर डी डैश क्या है भाई, डी डैश इज नथिंग बट डी बाई डी जेड। ठीक है, और ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको सब्सटीट्यूट करते हैं ए स्क्वायर डी डैश माइनस 1 वाई, जिसमें डी स्क्वायर अगर आता है डी डैश स्क्वायर, उसको कहेंगे अपन डी स्क्वायर बाई डी जेड स्क्वायर। ठीक है, सो ये सब्सटीट्यूशन यहाँ पर करना पड़ता है। अब वो आया कैसे, आप वो यहाँ से देख के समझ जाओगे। ठीक है, इसीलिए मैंने डायरेक्टली ये फॉर्म लिख दी है ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो। सो 2x प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स को मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, a मतलब 2 डी डैश वाई। ठीक है, इसकी जगह ये सब्सटीट्यूट करूंगा मैं अभी, और 2x प्लस 3 होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह क्या सब्सटीट्यूट करूंगा मैं, a स्क्वायर डी डैश माइनस 1 वाई। सो इसकी जगह यहाँ ये सब्सटीट्यूट करूंगा। सो लेट्स सब्सटीट्यूट दिस, सब्सटीट्यूट करते ही हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। तो आप देखोगे अभी यहाँ पर वेरिएबल कोएफिशिएंट था, जो भी कि डिफिकल्ट पड़ रहा था सॉल्व करने में, लेकिन अब लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने थोड़ा रिड्यूस कर दिया, तो ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट में बन जाएगा। सो आप देखो यहाँ पे 2 स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ, और साथ ही साथ यहाँ पर देखो x है 6x, RHS में क्या है 6x। सो हमने 2x प्लस 3 इक्वल टू को क्या लिया था, ई रेस टू द पावर z। तो हम x को कैसे लिख सकते हैं, ई रेस टू पावर z माइनस 3 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से लिख लिया। अब 2 यहाँ पे 2 से ये कैंसिल हो गया तो इट बिकम्स 3। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब इसको ओपन कर लेते हैं, दैट इज 4 डी डैश दैट इज डी डैश स्क्वायर। सो 4 डी डैश स्क्वायर देन 4, सो -4 -2 दैट इज 6 डी डैश, और -12 अपने पास ये आ गया।
और इक्वल टू क्या है, ई रेस्ट पावर 3z माइनस 3। अब आप ये देखोगे दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, तो वेस्ट ना हो इस वजह से इक्वेशन मैंने लिखी यहाँ पे। अपने पास ये आ गई थी। ओके, इसका CFPI निकालना, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या है, डी डैश को अपन रिप्लेस कर देंगे m से, सो इट विल बी 4m स्क्वायर माइनस 6m माइनस 12 इक्वल टू 0, जिससे कि 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो अपने पास 2m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 6 हो गया। m की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 57/4, और इसको जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो अपने पास ये z की फॉर्म में आएगा, लेकिन हमारा जो इक्वेशन है वो x की फॉर्म में है। सो c1 e रेस्ट टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 57/4z एंड प्लस c2 e रेस्ट टू 3 माइनस 50 स्क्वायर रूट 57/4z। इसको अपन जब z को रिप्लेस करेंगे किससे, ln ऑफ 2x प्लस 3 यहां पर लिखेंगे, ln ऑफ 2x प्लस 3। तो यहां पर आप ln a ln b है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ln b रेस्ट टू द पावर a, तो वही यहां पर ये इसकी पावर में आ जाएगा, और एक्सपोनेंशियल e रेस्ट टू द पावर नेचुरल लॉग दैट इज नथिंग बट 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 1, तो ये नीचे आ जाएगी टर्म। तो 2x प्लस 3 रेस्ट टू द पावर 3 माइनस स्क्वायर रूट 57/4, उसी तरह यहाँ पर भी 2x प्लस 3 होल रेस्ट टू द पावर 3 प्लस स्क्वायर रूट 57/4। सो अपने पास ये जो सॉल्यूशन निकला है ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकला है। और अब देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए 3 ई रेस्ट पावर z माइनस 3, ओके, अपॉन डिवाइड में आपके पास 4d डैश स्क्वायर माइनस 6d डैश माइनस 12, ठीक है। अब दोनों को सेपरेट करके लिख सकते हैं हम, सेपरेट करके लिख दिए हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो 3 3 9, सो e रेस्ट टू पावर 0x, और हियर प्रेजेंटली ये x नहीं होगा, इट विल बी z, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता ही पर्टिकुलर इंटीग्रल में कैसे करते हैं, e रेस्ट टू द पावर z जो है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, और जहां जहां d डैश है वहां z का कोएफिशिएंट क्या 1 वो रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर 4.1 स्क्वायर माइनस 6.1 माइनस 12, तो ये आपके पास माइनस 14 आया। यहाँ पर जो z का कोएफिशिएंट है दैट इज 0, सो यहाँ पर 0 आ गया, तो जहां जहां d डैश है वहां पर 0 सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो अपने पास ये चीज आ गई, तो माइनस 12 हो गया। तो अपने पास ये टर्म अपने पास बनी है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल तो ये निकल रहा है। अब e रेस्ट टू पावर z की जगह हमें क्या सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, e रेस्ट टू द पावर z की जगह हमें सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा 2x प्लस 3, ठीक है। सो अपना जो पर्टिकुलर इंटीग्रल ये निकल रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये निकल रहा है, दोनों को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया।